हेलो स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज मेरे पास क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ 10% लॉ। इन्वायरमेंट वाला जो चैप्टर है वहाँ से है ये। तो देखो व्हाट इज़ 10% लॉ। 10% लॉ क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा इस डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसे ये जो पिरामिड मैंने बनाया है, यहाँ पे देखो सबसे पहले जो होते हैं प्रोड्यूसर की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, प्रोड्यूसर ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, उसके बाद है थर्ड ट्रॉफिक लेवल, और टॉप पे हैं अपेक्स या प्रेडेटर, या उसको हम बोलते हैं टॉप कार्निवोरस। तो प्रोड्यूसर आपको पता है कि प्रोड्यूसर होते हैं प्लांट्स, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रोड्यूसर प्लांट्स हो गए, और उसके बाद आपको पता है प्लांट्स को जो खाने वाले होते हैं वो हो गए हर्बीवोरस, ठीक है। हर्बीवोरस में देखो यहाँ पे मैंने लिखा इंसेक्ट, ये इंसेक्ट होते हैं। तो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आ गए जो प्लांट को फूड के रूप में यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ फ्रॉग का। और उसके बाद जो इसके ऊपर आते हैं वो होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, और इसमें मैंने एग्जांपल लिया स्नेक का। और जो अपेक्स पे हैं, जो टॉप कार्निवोरस हैं, उसमें मैंने एग्जांपल लिया है लॉइन का या टाइगर का, ठीक है। ये टॉप कार्निवोरस होते हैं। अब यहाँ पे देखो आप, प्लांट्स जो हैं दे आर इटन बाय इंसेक्ट, और इंसेक्ट आर इटन बाय फ्रॉग, और फ्रॉग आर इटन बाय स्नेक, एंड स्नेक आर इटन बाय लॉइन, ठीक है। तो ये एक चेन जो है, फूड चेन जो वो बन जाती है। अब प्रत्येक इसमें आप देखो, प्रत्येक लेवल के ऊपर एनर्जी का जो फ्लो होता है वो बनता है, लेकिन प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल के ऊपर एनर्जी जो होती है वो लॉस्ट होती है, ठीक है। फ्रॉम यहाँ से हम चलें और ऊपर तक, तो यहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है। अब ये लॉस जो होता है वो कितना होता है, ये यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा। देखो सबसे पहले ये, अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ 100, तो जब वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी का लॉस होगा वो कितना हो जाएगा, 90% लॉस हो जाएगा, और 10% ही वो आगे को एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब ये जो 90% की मैं बात कर रहा हूँ, ये एनर्जी कहाँ पे लॉस्ट होती है, ये लॉस्ट होती है जैसे ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, या दूसरे जो हमारे डाइजेशन में, मेटाबॉलिज्म में ये यूज़ हो जाती है। और नेक्स्ट लेवल पे 10% एनर्जी जो वो ट्रांसफ़र हो जाती है। और उसके बाद जैसे यहाँ पे 100 का हो गया 10, उसके बाद यहाँ पे हो गया 0.1%, और 0.1% का 10% फिर हो गया 0.01%, और टॉप लेवल पे कितना हो गया 0.001%। तो इस तरह से 90% एनर्जी का लॉस होता है, और 10% एनर्जी जो है वो हायर लेवल के ऊपर जो है वो जाती है, अगले ट्रॉपिक लेवल के ऊपर जो है वो जाती है, ठीक है। तो सनलाइट से क्या होता है, सनलाइट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद एनर्जी जो होती है ऑटोट्रॉप्स, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो एनर्जी को सनलाइट से लेते हैं, और उस एनर्जी को वो चेंज करते हैं किस में, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में वो उसको चेंज कर देते हैं। फिर उसके बाद वो एनर्जी कहाँ जाती है, वो जाती है हर्बीवोरस के पास। हर्बीवोरस के पास उसके बाद वो जाती है डिकम्पोजर के पास भी वो एनर्जी जो जाती है। तो इस तरह से 1% एनर्जी, अगर हम 1% की बात करें तो 1% से अगर हम स्टार्ट करें तो अगले लेवल में उसकी सिर्फ 10% जो वो जाती है। तो ये होता है 10% लॉ की, प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल के ऊपर सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो जाएगी।
तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है रोल ऑफ डिकम्पोजर इन इकोसिस्टम। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। ये जो डिकम्पोजर होते हैं, डिकम्पोजर क्या होते हैं हमारे? डिकम्पोजर होते हैं जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, है ना, लाइक बैक्टीरिया या फंजाई वगैरह जो होते हैं, ये जो है फीड करते हैं किसके ऊपर? डेड एंड डिकेइंग जो मटेरियल होता है उसके ऊपर ये फीड करते हैं और ये क्या कर देते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो प्लांट्स के हों चाहे वो एनिमल्स के वेस्ट होते हैं। तो इनके ऊपर ये एक्ट करते हैं, इनके ऊपर फीड करते हैं और उनको क्या कर देते हैं? सिंपल कंपोनेंट में वो चेंज कर देते हैं और दोबारा से वो सिंपल कंपोनेंट बनकर कहाँ चल जाते हैं? सॉइल में जो है वो चले जाते हैं और दोबारा जो है वो यूज जो है वो कर लिए जाते हैं। तो ये डिकम्पोजर का रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डिकम्पोजर का। अगर डिकम्पोजर ना हो इकोसिस्टम में तो क्या होगा? ये जो प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं, जैसे लीव्स हो गए, बहुत सारे पत्ते जो है आपको पता गिरते हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा ढेर जो है वो लग जाएगा अगर डिकम्पोजर उनके ऊपर एक्ट नहीं करेंगे। वैसे ही एनिमल्स के जो वेस्ट होते हैं, किसी एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो वो एनिमल्स वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा वहाँ पर जब तक उसके ऊपर डिकम्पोजर जो होते हैं वो काम नहीं करेंगे। तो ये डिकम्पोजर जो होते हैं बेसिकली क्या करते हैं? एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन जो है वो रखने में सहायता करते हैं एनवायरनमेंट को। तो ये रोल है डिकम्पोजर का। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, व्हाट इज ओजोन, हाउ इट इफेक्ट इकोसिस्टम, व्हाट स्टेप टू टेकन टू लिमिट इट्स डैमेज। पहले तो आप ओजोन समझो, व्हाट इज ओजोन। ओजोन क्या होता है? ओजोन का आपको पता है फार्मूला होता है O3। इसको हम O3 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक डेडली क्या होता है? पॉइजन है। ये पॉइजन गैस जो वो होती है। अब लेकिन ये पॉइजन गैस होने के बावजूद भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये किस तरह से इम्पोर्टेंट है? देखो, जो आपको पता है सन से अल्ट्रा वायलेट लाइट जो वो आती है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट जो लाइट आती है उसको ये ओजोन लेयर क्या करती है? स्टॉप करती है, रोकती है इसको। इस तरह से एक इसका आवरण जो है वो बना होता है जो सनलाइट से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है ना, उसको ये ओजोन लेयर जो है वो रोकती है ताकि वो आगे हम तक जो है वो ना पहुंच पाए। क्योंकि ये ओजोन जो है, ये जो यहाँ पे जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन एंड इट कॉज स्किन कैंसर, स्किन रिलेटेड डिसीजेस और इवन इट कॉज स्किन कैंसर। तो स्किन कैंसर भी ये कॉज कर सकती है। तो इसलिए ओजोन लेयर जो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ओजोन बनती कैसे है? देखो, यहाँ पे जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की ही उपस्थिति में ही, अल्ट्रावायलेट के रेडिएशन में ही O2 जो है वो किस में टूट जाता है? ORO में। ORO यानी कि फ्री ऑक्सीजन होती है, नेसेंट ऑक्सीजन इसको हम बोलते हैं। और उसके बाद फिर इसी ऑक्सीजन के साथ ये एक जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है वो मिलके क्या बना देती है? O3 जो है वो बना देती है। तो ओजोन के बनाने में भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो वो प्ले करती है। तो इस तरह से ओजोन बनती है और ओजोन इस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को और हमें जो है वो प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। अब इसका कॉज आपको पता है, अगर हम एक स्टडी देखें 1980 की बात है ये, 1980 में जो ओजोन का स्तर था, ओजोन का जो लेवल था दैट बिकम वेरी लो, बहुत लो जो है वो हो गया था ओजोन लेवल। ये जो परत है यहाँ पे जो लेयर है इसका जो अमाउंट था वो बहुत लो हो गया था। कारण क्या था? दैट इज एक्सेसिव यूज ऑफ CFC।
जो किस में यूज़ की जाती है, रेफ्रिजरेटर में यूज़ की जा रही थी, और सेकंड फायर एक्सटिंग्विशर में जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ की जा रही थी ये CFC। तो इसके कारण ओजोन का लेयर जो थी वो बहुत कम हो गया था। अब बट स्टेप टू टेकन, क्या स्टेप लिए गए फिर, क्या स्टेप लिए गए इसको कम करने के लिए? तो 1987 में इन 1987 में UNEP इसकी फुल फॉर्म भी आपने याद रखनी, केवल एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये जो UNEP था ये सक्सीड हुआ, किसके लिए सफल हो गया ये, कि जो CFC का लेवल था, CFC का जो लेवल था कब 1986 तक, उसी लेवल के ऊपर जो है वो CFC के लेवल को ये कायम रखने में जो है वो सक्सेस हो गया था, सक्सीड हो गया था, या सक्सेस जो है वो हो गया था 1986 में। तो ये UNEP की जो एक पहल थी, एक प्रयास था, जिसके कारण CFC का जो प्रोडक्शन थी उसको कम कर दिया गया, और सभी जो कंपनी थी, जितनी भी कंपनी थी रेफ्रिजरेटर जो बनाती थी, उनको ये आदेश किए गए कि आप रेफ्रिजरेटर में CFC का यूज़ ना करें। तो CFC फ्री रेफ्रिजरेटर का जो है वो प्रोडक्शन की जाए फिर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, छोटा क्वेश्चन भी बनता है ये और बड़ा क्वेश्चन भी बनता है ओजोन से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये भी। बायोडिग्रेडेबल, बायो, ठीक है, बायो जो वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू जीव, जीवों से रिलेटेड है, प्लांट एनिमल से रिलेटेड है। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो होते हैं जो ईजिली क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, यानी कि निमन हो जाते हैं, वो कम हो सकते हैं, उनको बोलते हैं हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ठीक है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, जो ईजिली जो ब्रेक डाउन वो नहीं होते हैं बाय एनी टाइप ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है उसके द्वारा ये ब्रेक डाउन ईजिली नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। दीज आर इनर्ट होते हैं, अभिक्रिया ज़्यादा ये नहीं करते हैं, और फिर क्या होता है ये बड़े लॉन्ग टाइम तक जो है इन्वायरमेंट में रहते हैं, और ये हार्मफुल भी होते हैं। तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, बायोडिग्रेडेबल में तो आपको पता है वुड हो सकती है इसमें, जो इजीली बायोडिग्रेडेबल हो जाती है। उसके बाद पेपर हो सकता है इसमें, और इसमें क्लॉथ हो सकते हैं, कॉटन क्लॉथ हो सकते हैं इसमें। ये बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल है। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, उसमें आपको पता है मेनली क्या है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, और पॉलीथीन के बैग हैं, प्लास्टिक की बोतल्स हैं, कप प्लेट हैं, डिस्पोजल जो प्लेट वगैरह होती हैं, ये सारी जो होती हैं प्लास्टिक जो अगर बनी होती हैं ये कप प्लेट, तो ये जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं, और ये ज़्यादा डेंजर जो है इन्वायरमेंट के लिए होते हैं। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट हैपन इफ वी किल ऑल ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉफिक लेवल। किसी भी एक ट्रॉफिक लेवल में अगर हम सभी ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं तो क्या हो सकता है। देखो यहाँ आप सिंपल सा जो एग्जांपल है उससे इसको समझने की कोशिश करो, बिल्कुल ईजी सा है। जैसे यहाँ पे मैं एक चेन बना रहा हूँ, ग्रीन प्लांट्स के बाद मैं यहाँ बना रहा हूँ इंसेक्ट के बाद मैं बना रहा हूँ फ्रॉग के बाद बना रहा हूँ मैं स्नेक के बाद बना रहा हूँ मैं हॉक, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो कि इस फूड चेन में अगर मैं इस ऑर्गेनिज्म को या इस तरह के जो भी ऑर्गेनिज्म हैं
इनको अगर मैं किल कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं फ्रॉग को ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पे, तो फ्रॉग के ख़त्म होने से क्या होगा? पहली बात क्या होगा कि फ्रॉग जो है वो खाता है इंसेक्ट को, तो इंसेक्ट को खाने वाला फ्रॉग जो वो नहीं बचेगा। तो पहली बात क्या हो जाएगी कि इंसेक्ट की जो क्वांटिटी होगी वो बहुत बढ़ जाएगी, इनकी जो संख्या होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा संख्या जो है इंसेक्ट की हो जाएगी। और सेकंड डिफेक्ट क्या पड़ेगा कि फ्रॉग को खाने के कौन खाता है इसको? स्नेक खाता है। तो स्नेकों को क्या नहीं मिलेगा? स्नेक को फूड नहीं मिलेगा, फूड की डेफिशिएंसी हो जाएगी स्नेक को। तो स्नेक भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे ये स्नेक भी। तो एक ऑर्गेनिज्म से इस तरह से एक फूड चेन जो है वो इफ़ेक्ट हो जाएगी। और फिर इंसेक्ट की इतनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी, इंसेक्ट के ऊपर कोई चेक नहीं रहेगा, और इंसेक्ट ही की ही क्वांटिटी बहुत ज़्यादा जो है वो इस इन्वायरमेंट में हो जाएगी। और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? जो इकोसिस्टम होगा दैट विल डिस्टर्ब, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और वो अगले ऑर्गेनिज्म को और उससे पिछले ऑर्गेनिज्म को भी खतरा जो है वो पैदा कर देगा। तो इस तरह से ये फूड चेन में प्रत्येक जीव का होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, प्रत्येक जीव जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए हम बायोडाइवर्सिटी डे भी बनाते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है ना, ये जैव में जो विविधता है ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन था। उसके बाद है व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन देखो क्या होती है, जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट होते हैं, हार्मफुल पॉल्यूटेंट होते हैं या हार्मफुल सब्सटेंस जो होते हैं किसी भी फूड चेन में, उनकी क्वांटिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। उनकी क्वांटिटी लगातार जो है वो इंक्रीज होती है एट ईच ट्रॉफिक लेवल, हर एक ट्रॉफिक लेवल पर उनकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, एग्ज़ाम्पल से आप ज़्यादा समझेंगे। जैसे क्रॉप्स है हमारी, तो क्रॉप्स में हम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं इंसेक्टिसाइड या केमिकल्स, यूरिया वगैरह, खाद वगैरह जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर बेस्ट यील्डिंग, है ना, ज़्यादा पैदावार के लिए, या क्रॉप्स को किससे बचाने के लिए? डिसीज़ से बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो वो यूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद ये सारे केमिकल क्या हो जाते हैं? वॉश डाउन हो जाते हैं। वॉश डाउन यानी कि ये सॉइल में आ जाते हैं, ठीक है, मिट्टी में ये मिल जाते हैं। और मिट्टी में मिलने के बाद ये कहाँ पे मिल जाते हैं? वाटर में चले जाते हैं। उसके बाद ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं पानी से, एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, प्लांट्स के द्वारा ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, प्लांट्स के द्वारा भी एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। या मैक्सिमम एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं, एक्वेटिक प्लांट जो पानी में प्लांट होते हैं, उसके द्वारा ये यूज़ कर लिए जाते हैं। और ये आपको पता है डिग्रेडेबल नहीं होते हैं, ये केमिकल आपको पता है ये डिग्रेडेबल जो है वो नहीं होते हैं। तो क्या होगा? ये ईच ट्रॉफिक लेवल के ऊपर क्या हो जाते हैं? एक्यूमुलेट होते रहते हैं, यानी कि इकट्ठे होते रहते हैं। और आपको पता है प्रत्येक चेन में सबसे टॉप पर हम आते हैं, ह्यूमन आते हैं। तो इन सब का ये जो इंसेक्टिसाइड हैं, केमिकल्स हैं, ये सारे आगे से आगे एक्यूमुलेट होकर टॉप पे जो हम ह्यूमन होते हैं उनके अंदर जो है वो इकट्ठे होते जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से जो इन इंसेक्टिसाइड की या केमिकल्स की मैग्निफिकेशन होती है, बढ़ोतरी होती है, दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल जो है वो इकट्ठे होते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस, ठीक है। कि हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स जो है वो बढ़ते रहते हैं। कैसे? प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल के ऊपर जब ये केमिकल की क्वांटिटी बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और टॉप पर ह्यूमन आता है, तो उसके पास ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती है।
उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट चेंजेस कैन यू ब्रिंग इन योर हैबिट टू बिकम इको फ्रेंडली। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, आप भी ऐसा करते हैं और कर सकते हैं कि आप अपनी हैबिट कैसे चेंज करेंगे और कि आप इको फ्रेंडली जो वो बन सकें। ठीक है, तो सबसे पहले है कि सेव वाटर, पानी को सेव कीजिए। कैसे? आपको पता है कि आप पानी का उतना ही यूज़ करें जितना आपको ज़रूरत हो। जैसे आप ब्रशेस करते हैं, ब्रशेस करते बाद टैप को ओपन ना रखें। अगर आपके टैप्स जो हैं वो लीकेज करते हैं तो उनको आप ठीक करवा सकते हैं। फिर उसके बाद अननेसेसरी लाइट का यूज़ ना करो। फैंस या लाइट जो है वो उनको ज़्यादा आप यूज़ ना करो। जब आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उनको आप बंद कर सकते हैं। और भी जैसे फूड को वेस्ट ना करें, ज़्यादा फूड को आप वेस्ट ना करें। जितना आपको खाना है आप उतना ही बनाएं, उतना ही आप सर्व करें। उसके बाद प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें, प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ आप ना करें। और अगर आपको करना पड़े तो फिर आप 3R या 5R का जो है वो ओबे करें। इसको 3 और 5R को रिड्यूस जिसमें रिड्यूस है, रीयूज़ है, रिसाइकिल है ना, और रिकवर है। तो इस तरह से आप इको फ्रेंडली जो है वो बन सकते हैं। जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको आप प्रॉपर स्थान पर डिस्पोज करें, उनको इधर उधर ना फेंकें। तो इस तरह की आदतें आप जो है वो अपने डेली लाइफ में ला सकते हैं और आप इको फ्रेंडली जो वो बन सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे जो क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के, जो आपको टेंथ क्लास में जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद मैं नेक्स्ट सीरीज़ जो वो स्टार्ट करूँगा, जो आपको 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आएंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो भी मेरी ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।